नमस्कार, मी देवेंद्र शिरोडकर. आपण पाहत आहात आपलं आवडतं न्यूज चॅनल द अर्बन बिट्स. आज 8 मार्च, सर्वप्रथम जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. महिला दिनाचं औचित्य साधून आपण एका कर्तृत्ववान महिला व्यक्तिमत्वाशी संवाद साधत आहोत. भाजपच्या प्रवक्त्या, एक महिला IT प्रोफेशनल, एक महिला उद्योजक ते एक महिला राजकारणी असा व्यापक प्रवास असलेल्या श्वेता शालिनी या आज स्टुडिओमध्ये आपल्यासोबत आहेत. शालिनीजी नमस्कार. मी द अर्बन बीटच्या वतीनं आपलं स्वागत करतो आणि जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं आपल्याला शुभेच्छाही देतो. थँक्यू देवेंद्रजी. साधारणतः महिला दिन म्हटलं की फक्त महिला असं एक समीकरण असतं, पण त्या पार्श्वभूमीवर मला थोडंसं आपण राजकीय विषयापेक्षाही आपण सध्या भाजप प्रवक्त्या म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहात, पण तत्पूर्वी कधी राजकारण अथवा समाजकारण याच्याशी काही राजकीय किंवा कौटुंबिक असं काही संबंध होता का? तशी काही पार्श्वभूमी आपल्याला आहे का? कारण राजकारण म्हणले की आपल्याकडे लादलेले नेते आणि आजोबा पंजोबा असा तो एक संदर्भ असतो, असं काही आपल्या बाबत आहे का? ऐसा है देवेंद्र जी, आपके चैनल का नाम अर्बन बीट्स है, तो आई एम होपिंग कि बहुत सारे यंग लोग इस चैनल को देखते होंगे. तो एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ. मेरी माताजी को जब ये पता चला कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ और फुल टाइम पॉलिटिक्स में घुसना चाहती हूँ और अब पूर्णकालिक तरीके से राजनीति को अपना जीवन दूंगी, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही. वो मेरे पिताजी की तरफ घूमी और बोली, हमारी बच्ची अस्पताल में बदल तो नहीं गई थी? तो मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बल्कि राजनीति को कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत चश्मे से देखा जाता है. ऊपर से मैं परप्रांतीय हूँ, मैं बिहार में पैदा हुई, मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई है, तो मैं बिहार की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश की बहू हूँ. लेकिन मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही और मैं राजनीति महाराष्ट्र में करती हूँ और बहुत हक से करती हूँ. और महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे राजनीति में नहीं होना चाहिए. मैं राजनीति में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे परिवार में कोई राजनीति में था. मैं इसलिए राजनीति में हूँ. और आप अक्सर देखेंगे मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने स्टेटस में, आई एम अ पैशनेट पॉलिटिशियन, क्योंकि ये मेरा चॉइस है. और क्योंकि आज महिला दिवस है, मैं आपके माध्यम से आपके हर देखने वाले को ये कहना चाहती हूँ, और ख़ासकर महिलाओं को ये देखना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को जिस दिन अपने चॉइस से जीने के लिए ठानेंगी, उस दिन असली महिला दिवस है आपके लिए. ठीक आहे. आपलं प्राथमिक शिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण आणि IT क्षेत्रातील उद्योजिका ही अशी व्यापक वाटचाल आहे. कारण जसं तुम्ही सांगितलं की तुमचा जन्म एका राज्यातला आहे, तुमच्या घरामध्ये तशी काही पार्श्वभूमी नव्हती, पण एक साधारणतः प्राथमिक शिक्षण ते IT प्रोफेशनल असा एक प्रवास आणि IT प्रोफेशनल ते आता राजकारण, असं हे एकदम जे काही डायव्हर्जन हे नेमकं कसं काय घडलंय? देवेंद्र जी, ऐसा हुआ, मेरे पिताजी फ़ौज में थे और हमेशा कहते थे कि मेरा धर्म मेरा कर्म है और मेरा धर्म OG है. OG इज़ ओलिव ग्रीन, जो उनका यूनिफॉर्म है. तो उन्होंने मुझे बचपन से ये बात सिखाई कि देश प्रेम अब हर व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो देश का सिपाही और सच्चा सिपाही बन सकता है. कुछ सिपाही ऐसे होते हैं जो बॉर्डर पर जंग लड़ते हैं, लेकिन आपके सोसाइटी का जो चौकीदार है वो भी उतना ही बड़ा सिपाही है देश का. आप यदि देश के लिए, देश हित के लिए काम करना चाहते हैं, जो भी आप करें, एंटरप्रेन्योर बन के अगर आप देश हित को अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं, तो भी आप देश के असली सिपाही हैं. ये सोचकर मैंने 7 अलग अलग राज्यों में 9 स्कूलों में पढ़ाई की, और उसके बाद इंजीनियरिंग की शिक्षण के लिए मैं महाराष्ट्र आई, और बस मुझे महाराष्ट्र से प्रेम हो गया और यहीं रह गई. मैंने 7.5 साल यहाँ पर पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर काम किया. उसके बाद मुझे हमेशा से, जैसे आप मोदी जी कहते थे कि यू नीड टू बी अ जॉब गिवर,
हमें उद्योजक बनना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर घर में एक उद्योजक हो। और इसी सोच से मैंने उस समय अपनी नौकरी छोड़ी। उस समय की भी एक कहानी बताती हूँ। मेरे पिताजी को जब मैंने फ़ोन किया कि मेरी नौकरी मैंने छोड़ दी है, मैं बहुत अच्छा कर रही थी, कंपनी वॉज वेरी हैप्पी विथ मी, मुझे बहुत सारे प्रमोशंस मिले, आई वॉज द फर्स्ट वुमन इन दैट डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी। इट वॉज अ मल्टीनेशनल, स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी। आज घूम के देखती हूँ तो वहाँ 400-500 महिलाएं काम करती हैं। तो मैंने, पिताजी ने बोला कि भाई तुम क्या करोगी, कैसे छोड़ दिया तुमने? मैंने कहा मुझे, आई वॉन्ट टू बी अ जॉब क्रिएटर, मैं नौकरी करना नहीं चाहती हूँ, मैं नौकरियाँ देना चाहती हूँ और इसलिए मुझे उद्योजिका बनना है। आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मैंने अंग्रेजी में बोला। तो मेरे पिताजी ने बोला कि ये बोलते कैसे हैं एंटरप्रेन्योर, मुझे तो बोलना नहीं आता है, बनोगी कैसे? हमारे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया और तुम महिला होकर बिजनेस करोगी? तो ऐसा कर कर मैंने अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत की और आज भगवान की कृपा है, हमारे पास लगभग 3,500-4 हज़ार लोग हैं और भगवान की असीम कृपा रही। वी सॉ अ लॉट ऑफ सक्सेस। लेकिन वहाँ से मुझे समझ में आया कि मेरी ट्रू कॉलिंग जिसे कहते हैं, मैं शुरुआत से स्वामी विवेकानंद जी की भक्त रही हूँ और पैशन एक चीज़ होती है, लेकिन पैशन से बहुत बड़ी चीज़ पर्पस होती है। अगर आपके जीवन में वो पर्पस नहीं है, आज भी अगर आप मुझसे पूछें तो राजकारण, समाज सेवा ये मेरे लिए एक टूल है। मेरा पर्पस जो है वो केवल मात्र एक है। यदि मेरे बच्चों के बच्चों ने ये नहीं बोला कि इन हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ इसलिए सुधरी क्योंकि मेरी दादी ने ये काम किया, तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा पर्पस है कि मैं कुछ इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ और इसी कारण शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा। दूसरा, 2007 में मेरी मुलाकात एक डायनेमिक यंग व्यक्ति से हुई जिसका नाम आज नरेंद्र मोदी, लोग हर एक व्यक्ति जानता है। उस टाइम वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2011 में मेरी मुलाकात मेरे गुरु, मेरे मेंटोर श्री देवेंद्र फडणवीस जी से हुई। आपका नाम देवेंद्र है, आप समझ ही सकते हैं कि देवेंद्र जी का कहना था कि अच्छे लोगों की कमी के कारण बुरे लोग राजनीति में टिक जाते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को नीचे उतरना ही चाहिए। वो मेरे परिवार से मिले, वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरे परिवार को समझाया कि दूर बैठकर कीचड़ कभी साफ़ नहीं होता है, कीचड़ साफ़ करने के लिए आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ता है। और मेरी शुरुआत हो गई। ॲक्च्युली मी या प्रश्नावर येणारच होतो, कारण एक यशस्वी उद्योजिका आणि आय टी क्षेत्रातलं प्रचंड नॉलेज असलेली, त्या क्षेत्रातली एक अभ्यासिका म्हणून काम करत असताना एकदम अचानक तुम्ही भाजपच्या म्हणजे भाजपची विचारसरणी आवडणं आणि सक्रिय होणं वेगळं, परंतु भाजपमध्ये थेट तुम्ही आय टी क्षेत्रातली जबाबदारी घेतलीत आणि तुम्ही आता जसं सांगताय की मोदीजी आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्या संपर्कात येऊन तुम्ही एकदम ॲक्टिव्ह झालात। पण नेमका असा तो कोणता क्षण होता की तुम्हाला असं वाटलं की नाही, ही माझी विचारसरणी आणि मी या पक्षात गेलं पाहिजे? मैंने इसका उत्तर अभी अभी आपको दिया। मेरे इंस्पिरेशन नरेंद्र मोदी जी हैं और मुझ जैसे बहुत सारे अर्बन यंग डायनेमिक लोगों के इंस्पिरेशन आज मोदी जी हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ये सोचते हैं कि देखिए, सबसे यंग व्यक्ति आज 70-74 साल में वो दिन रात काम करते हैं। पिछले 6 सालों में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। तो आप ये बात समझिए कि हम जैसे युवा लोग जो उनसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, आज हमें अपने अंदर ये सोचकर गर्व होता है कि मेरे देश का नेता ऐसा है जो मेरे सामने एक एग्जाम्पल बनकर खड़ा है। आज मुझे ये समझ में आता है कि यदि 9 दिन के नवरात्रे व्रत में मैं दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं थक रही हूँ, तो सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल मात्र पानी पी रहा है और देश विदेश की यात्रा कर रहा है। तो मेरे सामने ऐसा इंस्पिरेशन था और मेरे गुरु देवेंद्र जी बन गए क्योंकि उनकी सोच देखकर और उनके अभ्यासु चरित्र को देखकर मुझे ऐसा लगा कि यदि हम अभ्यास करें राजनीति का भी,
तो राजनीति में ऐसे गैप्स हैं जहाँ पर मेरी ज़रूरत है और मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और क्योंकि मेरा पर्पस मैच हो गया मेरे कंट्रीब्यूशन से, मुझे ऐसा लगा। अभी आप देखें जो पिछले 5 साल में हमने काम किया, चाहे वो 1000 गांव दत्तक लेने का काम हो या गांव में कंप्लीट परिवर्तन का काम हो, ये सब काम तभी हो सकते हैं जब आपके अंदर ये पर्पस और पैशन अलाइंड हो, और वो मुझे देवेंद्र जी में दिखा, और इसलिए शायद मैंने ये तय किया कि मुझे भी इन लोगों के रास्ते चलना है, और बस हम निकल पड़े। यूज ऑफ ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी फॉर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, सहसा आपल्याकडं जनसंपर्काची साधनं अथवा सर्वसामान्य जनतेपर्यंत आपले विचार, आपली भूमिका मांडण्याचं माध्यम म्हणून सध्या जरा माहिती तंत्रज्ञान वगैरे ह्याचा सगळ्याचा वापर होतोय, आणि ती काही चांगलीच गोष्ट आहे. फक्त या तंत्रज्ञानाचा राजकीय क्षेत्रातला वापर आणि विशेषतः भाजपचा IT सेल हा सध्या एकतर चेष्टेचाही विषय आहे आणि कुतूहलाचाही विषय बनला. हे सगळं काय नेमकं, कारण तुम्ही त्या क्षेत्रातल्या जाणकार आहात. देखिए देवेंद्र जी, 2-3 चीज़ें हैं. साइंस ने हमें एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब भी दिया है, और साइंस ने हमें पेंसिलिन भी दिया है. अब आप किस इंटेंशन से साइंस का इस्तेमाल करते हैं, वो इंटेंशन क्लियर होना चाहिए. जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत हुई, वो भी देश के पट पर, तब जाकर लोगों को पता चला कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया जा सकता है पॉलिटिकली. तब तक लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की. आज बहुत ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी की तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम स्विमिंग करके दिखाएं, लोगों को मछली पकड़ के दिखाएं, लेकिन वो हो नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि आपके इंटेंशन करेक्ट होने चाहिए. और वो इंटेंशन क्या करेक्ट थे? 2014 में अब आपने बोला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. डेटा सबके पास होता है, लेकिन डेटा का एनालिसिस बहुत कम लोग समझ सकते हैं. मेरे अंदर वो क्षमता थी कि डेटा, मैं हमेशा कहती हूँ कि डेटा टॉक्स टू मी. मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में हमारे इतने बूथ हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतनी महिलाओं के घर में यदि इतने महिलाओं के घर पर जल डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, इतनी जगह पर गैप्स है, तो हमें वो गैप फुलफिल करना है और डेटा फिल करना है. हमने इसका इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया. जलयुक्त शिवार क्या था? 5 डिपार्टमेंट्स, और वही डिपार्टमेंट्स पहले भी महाराष्ट्र में थे और मिनिस्ट्रीज थी, लेकिन इन 5 डिपार्टमेंट्स को जोड़कर GIS को यूज़ कर मैपिंग किया गया, और ये कहा गया कि इन जगहों पर लोगों के सहभाग के साथ, कॉरपोरेट के CSR के साथ, सारे मिनिस्ट्रीज और सारे डिपार्टमेंट्स को कन्वर्जन करके हम किस तरीके से जल का काम कर सकते हैं. ये जलयुक्त शिवार है. अब आप उसको नाम बदलिए, चाहे नाम बदल के आप उसको किसी भी नाम से कर दीजिए, हमें इसकी चेष्टा नहीं है. हमें चेष्टा इस बात की है कि लोगों के सहभाग से लोगों के पानी का काम होना चाहिए था. क्या हुआ? हाँ हुआ. हमने लगभग 30,000 ऐसे गांव थे जो कि कहीं ना कहीं ह्यूजली ड्रॉट इफेक्टेड थे. वो ड्रॉट बिल्कुल ख़त्म हो गए. लातूर में, जहाँ पर आप लातूर से हैं ना, जहाँ पर ट्रेन पहुँचाना पड़ा था, बताइए वहाँ पर टैंकर, 0 टैंकर तक हमने पहुँचा दिया था. तो किसी न किसी माध्यम से तो ये बात हुई. अब ये किस तरीके से टेक्नोलॉजी और किस तरीके से डेटा और किस तरीके से डेटा मैनेजमेंट पे जाता है, ये असली टेक्नोलॉजी है. सोशल मीडिया का वहाँ पर IT सेल इज़ बेसिकली देयर टू क्रिएट अ नैरेटिव. नाउ व्हाट इज़ द नैरेटिव? द नैरेटिव नीड्स टू बी राइट. अब व्हाट इज़ द नैरेटिव? अब अभी आप लेटेस्ट देश के तौर पर मैं बात करती हूँ. हमने 3 फार्म लॉज निकाले. अब 3 फार्म लॉज के ऊपर बहुत फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए और देश विदेश में चर्चा चली कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो रास्ते पर हैं. अब आप ये बताइए कि कितने सालों से इनमें से लगभग 80% जो लॉज हैं, इन 3 लॉज के 80% लॉज महाराष्ट्र में 2006 से लागू हैं. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके खेत चले जाएंगे, ये 2006 से महाराष्ट्र में चल रहा है. आप शरद पवार जी की जीवनी उठा के देख लीजिए, तो उन्होंने कहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम नैरेटिव
क्रिएट कर पाए कोई ना कोई एक क्षेत्र में कि भाई नहीं, ये लॉज आपके ज़मीन को ले लेंगे। ये आईटी क्षेत्र का गलत इस्तेमाल है और इसलिए मैं कहती हूं कि टेक्नोलॉजी को इंटेंशन के साथ जोड़कर देखना चाहिए। इसीलिए देश प्रेम और राइट इंटेंशन इज सेवा का इंटेंशन। अगर आपके मन में सेवा है तो आप राजकारण में आइए, और आप राजकारण में आए हैं तो लोगों के हित और देश के हित के सिवा आप तीसरी चीज मत सोचिए। थोडंसं मी थांबवतो तुम्हाला. तुम्ही असं म्हणालात की कृषी कायद्यांसंदर्भात गेल्या 30-35 वर्षापासून पर्टिक्युलरली देशभरातही आणि महाराष्ट्रातही, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या शेतकरी लढ्यांना जो काही वैचारिक वारसा होता आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला शेतीचं अर्थकारण चांगलं कळतं, त्यांच्या मागण्या आणि त्या मागण्यांना ते जे काही लढे चालले होते त्या लढ्याचं यश म्हणून आपण हे 3 कायदे बघतोय. तुम्ही असं म्हणालात की टेक्नॉलॉजीचा गैरवापर करत गैरसमज निर्माण करण्यात आलाय. थोडंसं मला असं विचारायचं की मोदी सरकार हे 3 कायदे लागू करण्यापूर्वी थोडंसं हा जो अवेअरनेस आहे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये जी भीती घालवली गेली पंजाबमध्ये, पर्टिक्युलरली पंजाबमध्ये, की खाजगी कंपन्या येतील तुमची शेती काढून नेतील, मग तुमच्या हातात काही, थोडंसं यामध्ये सरकार कमी पडलं का? जरा थोडंसं आहे प्रांजळपणे असं वाटतं की थोडीशी चर्चा, थोडंसं सहभाग घेऊन थोडंसं जर त्या भागातल्या शेतकऱ्यांना समजून सांगितलं असतं की हे नेमकं काय आहे आणि ह्या 3 कृषी कायद्यामुळे तुमच्या पारंपरिक ज्या काही सुरक्षितता आहे, हमी आहे, याला धक्का लागणार नाही, हे सांगण्यात थोडंसं सरकार कमी पडलं असं थोडं एक दिसतं चित्र. ऐसा आपको लगता है? कारण गैरसमझ, प्रश्न में मुझे ऐसा लगा कि आपको लगता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. चलिए ऐसा मान लीजिए कि हमने और मेहनत की होती, शायद और भी ज़्यादा काम किया होता, फिर भी किससे बात की होती? किसानों से बात की होती ना. यहाँ बैठने वाले कितने किसान हैं, और आप इस बात को समझिए, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान ही वहाँ क्यों बैठे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. और लोग कह रहे हैं कि भाई ये दलाल हैं, ये इंटरमीडियरी हैं. देखिए क्या है, दलाल कौन होते हैं, आतड़िए कौन होते हैं? ये किसान ही होते हैं. लेकिन ये किसान वैसे किसान हैं जो किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं. अब ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए वो दलाल बने, इसलिए वो इंटरमीडियरी बने, इसलिए वो आतड़िए बने. अब ये बहुत सालों से बहुत सारे दल जुड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो कि अफ्लुएंट किसान जिसे कहते हैं, अफ्लुएंट फार्मर्स, अमीर किसान हैं, और इनको ट्रेडर बना दिया गया, इनको दलाल बना दिया गया. अब ये क्या कर रहे हैं? अब इन लोगों ने क्या किया, ये लोग जितना उपज होती है, जितना धान होता है, जितना राइस होता है, जितना वीट होता है, ये लेते हैं और सरकार को बेचते हैं. सरकार की 100% खरीदारी, सरकार के राशन जो पूरे देश भर में राशन आता है उसकी 100% खरीदारी पंजाब और हरियाणा से आती है. अब आप ये बताइए कि आज घर बैठे यदि मुझे 4% से 7% घर बैठे सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं एक राजनीति से, मैं किसी एक का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं रास्ते पर क्यों नहीं आऊँगा आज? क्योंकि आज तो अब सीधे किसान तक मैं बात करूंगी तो भी किसान तक ही बात करूंगी, और मैं किसान को बताऊंगी भी तब भी ये दलाल रास्ते पे आएंगे क्योंकि इनके पेट पे लात पड़ रही है. अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताती हूँ, फिर आपका क्वेश्चन लूँगी. कितने आतड़िए होंगे पंजाब और हरियाणा में, आप गैस कर सकते हैं? 40,000. एक ने लगभग 4 लाख रुपए इस प्रोटेस्ट के लिए दिए हैं. कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि कितने पैसे जमा हुए और कितने दिनों तक ये लोग वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि इनको खेतीबाड़ी नहीं करनी है, ये किसान नहीं हैं, ये केवल मात्र ट्रेडर्स हैं जो किसान से अपना धान लेते हैं और सरकार को देते हैं. मला थोडंसं असं म्हणायचं आहे की आता साधारणतः आपण जागतिक महिला दिन आणि महाराष्ट्रात तरी आपण पुरोगामी महाराष्ट्र, शाहू फुले आंबेडकरांची नावं घेतो आणि महिला सबलीकरण आणि महिला सक्षमीकरण हे असं सगळं बोलताना सगळेच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून आपण ते ऐकतो. प्रत्यक्ष राज्यातलं महिला अत्याचाराचं जे काही वाढतं प्रमाण आहे ते खूप वेदनादायक आहे, खूप त्रासदायक आहे. आणि विशेषतः मला आवर्जून या संदर्भात विचारायचं आहे की राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, नेते आणि आता तर मंत्रिमंडळ म्हणजे मंत्री महोदयांची नावं सुद्धा जर महिला अत्याचाराच्या प्रकरणात येत असतील तर हे सगळं काय आहे? म्हणजे एक विरोधी पक्ष म्हणून अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा. तुमचा स्टैंड काय? अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, और सिर्फ इसीलिए आज मैं ये काला पट्टा बांध कर आई हूँ
और यदि ये इंटरव्यू नहीं होता तो शायद मैं ये काला पट्टा यहाँ बांधती। आप ये बात समझिए, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में जहाँ पर वजाइनल स्वॉब हॉस्पिटल में निकाल कर ले लिया गया है कोविड टेस्टिंग के लिए। एक्चुअली में बलात्कार किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ की महिलाओं को, वहाँ गांव के क्षेत्र में महिलाओं को ये पता नहीं है कि स्वॉब लेना कहाँ से है, और इसका फायदा उठाते हुए बहुत सारी जगह पर इसलिए बलात्कार हुआ क्योंकि वजाइनल स्वॉब निकाल लिया गया। क्या आपको ये बात पता है? कितने केसेस कोविड सेंटर्स में बलात्कार के हुए हैं, क्या आपको पता है? और क्यों हुए हैं ये? क्योंकि एक एसओपी जो सरकार की तरफ से जाना चाहिए, एक एडुकेशन, आप इतना खर्चा कर रहे हो मुंबई और पूना में बसेस के ऊपर लगा रहे हो कि हाथ धोइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप एक एसओपी अपने गांव तक नहीं पहुंचा सकते हैं? जहां पर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जो देख सकती हैं, होर्डिंग्स पढ़ सकती हैं, वो तो मोबाइल भी देख सकती हैं, उनको तो पता ही है। लेकिन जहां पर आपको पहुंचाना है ये बात कि भाई स्वॉब कहां से निकलता है, नाक से आपका स्वॉब कोविड टेस्टिंग के लिए लिया जाता है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सीधे सरकार की जिम्मेदारी है। वो छोड़ दीजिए, हम पूना में बैठे हैं, मैं एक 22 साल की पॉपुलर टिकटॉक स्टार लड़की आत्महत्या कर लेती है, उसके कुछ क्लिप्स वायरल होते हैं, वो उसके कुछ फोटोज वायरल होते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अब वो तो 22 साल की बीड़ की एक छोटी लड़की थी। आप हमारी चित्रा वाघ के नेता है इतनी बड़ी, उनका फोटो मॉर्फ करके आप डाल देते हैं, उनके पति की जगह किसी और का फोटो डाल देते हैं, तब भी एक्शन नहीं हो पाता है, उनको जाके कंप्लेन लिखवाना पड़ता है, उनके गाड़ी के पीछे गुंडे छोड़ दिए जाते हैं। तो जहां जिस राज्य में नेता से लेकर आम बालिका तक, कोई भी हिंगन घाट देख लीजिए, वहां देख लीजिए आप, हर जगह की निर्भया देख लीजिए, कितने कांड हुए हैं, लेकिन एक में भी एक्शन आपने देखा? कोविड में अधिकतर लोग घर पर थे, अब्यूज बढ़ा है, रेट ऑफ राइटिंग एफआईआर ये बढ़ा है, डिवोर्स रेट्स बढ़े हैं, और इतना प्रेशर महिलाओं के ऊपर रहा है कि आज का दिन हमें काले दिवस की तरह, और हमने डिसाइड किया है, भाजपा की सारी महिलाओं ने डिसाइड किया है कि आज हम काले दिवस की तरह मनाएंगे। और इसीलिए मैंने ये पट्टा पहना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि महिलाएं न्याय मांगने जाएंगी तो ये इस सरकार को मुंह छुपाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं तो ये चेतावनी दे रही हूं कि महिलाओं को न्याय महिलाओं तक पहुंचाइए, वरना यही महिलाएं जिम्मेदार होंगी आपको उखाड़ फेंकने के लिए। विशेषतः हा संताप वगैरे आणि ही जी काही रागाची भावना आहे ती सर्वसामान्य लोकांमध्ये प्रचंड रागाची भावना आहे। महाविकास आघाडी सरकार जवळपास आता 1.5 वर्ष झाले आणि त्यातही ठीक आहे की लोकांनी कौल भाजपला दिला होता आणि 3 पक्ष एकत्रित येऊन त्या तिघांची सत्ता प्रस्थापित झाली, पण 1.5 वर्ष झाले अजूनही बेरोजगारी असेल किंवा मग औद्योगिक वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी असतील, ह्या सगळ्याच आघाडीवर महाविकास आघाडी सरकार अपेक्षाभंग, म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारकडून अपेक्षाभंग होताना दिसतोय, पण भाजपही याबाबत फार काही आक्रमक वगैरे अशी भूमिका घेताना दिसत नाहीये। काय नेमकं, म्हणजे तुम्हाला अजूनही असं वाटतं का की शिवसेना येईल आणि पुन्हा अजून आपलं पूर्वीसारखं सुरळीत होईल? देखिए ऐसा है, शुरुआत में एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपका रह गया वो ये है कि उद्धव जी ने अपने मुंह से कहा था कि मैं 25,000 रुपये दूंगा, वो तक उन्होंने किसानों तक नहीं पहुंचाया है। तो इसीलिए अपेक्षा भंग, बहुत एकदम सही बोला आपने, शब्द भी सही है। दूसरी चीज़ जो मैं अक्सर इस सरकार के बारे में बोलती हूँ, ये सरकार ऐसी सरकार है जहाँ पर तीनों में मनभेद भी है और मतभेद भी है, लेकिन ज़रूरतें इन तीनों की एक जैसी हैं, और इसीलिए ये तीनों बैठे हैं। ये ऐसी कुर्सी है जिसमें 3 पैर हैं और 1 पैर नहीं है, तो ये कुर्सी कभी ना कभी खुद ही ढनमनाएगी। तो इसका पाप हम क्यों लें अपने सर पर, ये सोचकर हम अभी बैठे हैं। ये कहना गलत होगा कि हम आक्रामक नहीं हैं, हर एक क्षेत्र में हम आक्रामक रहे हैं। चाहे आप असेंबली में देख लीजिए, जितनी ज़ोर से देवेंद्र जी की आवाज़ सुनाई देती है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मनसुख हिरेन की हत्या हो, मनसुख हिरेन की हत्या से पहले ये मामला असेंबली में उठाया जा चुका था, जबकि
ये बोला गया, देवेंद्र जी ने जब ये बात बोली कि ये मामला आप एनआईए को दे दीजिए, उसके बाद उसकी मौत हुई है, उसके बाद भी उसको सुरक्षा नहीं दिया गया, उसके बाद उसकी मौत हुई है। तो आप ये समझिए कि हम काफ़ी एक्टिव हैं, इनफैक्ट हम बहुत प्रोएक्टिव हैं, हम आक्रामक हैं। हमारे नेता उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो समय आए, जब हम जो महाराष्ट्र की जनता को चाहिए था और जो उनको डिजर्विंग सरकार है वो हम दे सकें। देखिए, नंबर्स का थोड़ा खेल है, राजनीति अरिथमेटिक भी होती है। नंबर्स कुछ इस तरीके से फंसे हुए हैं हर एक व्यक्ति के कि पूर्ण तरीके से हमें जोड़ तोड़ करना पसंद नहीं है, इसलिए शायद हमको दोबारा इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। क्या कोविड के समय पर दोबारा इलेक्शन पर सरकार जा सकती है, नहीं जा सकती है, ये सब सोच विचार भाजपा इंटरनली कर रही है। लेकिन जब सही समय आएगा तो महाराष्ट्र राज्य को जो डिजर्विंग सरकार है वो अवश्य मिल जाएगी। शालिनी जी, महिला दिनाचं औचित्य साधून तुम्ही आम्हाला वेळ दिलात, आमच्याशी संवाद साधलात, त्याबद्दल द अर्बन बीट्स च्या वतीनं मी आपले आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो। आणि महिला दिनाच्या शुभेच्छांबरोबर भविष्यामध्ये आपली राजकीय कारकीर्द अधिक फुलेल, अधिक तुम्ही आक्रमकपणाने सर्वसामान्यांचे प्रश्न त्या तळमळीने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न तुम्ही अधिक आक्रमकपणाने उचलाल, सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवाल। ह्या सगळ्या तुमच्या कारकिर्दीसाठी आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा। तुम्हाला पण खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप खूप धन्यवाद। आपल्याला हा भाग कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य लिहा। द अर्बन बीट्सला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। तुर्तास नमस्कार।